चलिए, तो आज अपना टारगेट रेक्टिफायर है। आज हम रेक्टिफायर को पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर भले ही कोई भी एग्जाम हो, 2-3 क्वेश्चन आपको रेक्टिफायर से मिल जाएंगे। अब देखिए, मैंने ये मान लिया कि ये हमारा रेक्टिफायर है, ये हमने मान लिया हमारा रेक्टिफायर है, यानी ये बॉक्स है और यही रेक्टिफायर है। तो एक्चुअल में रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो एसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर का इनपुट एसी और रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, डीसी। रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी, या हम कह सकते हैं पल्सेटिंग डीसी होता है। अब देखिए, एसी हमारा फ्रिज, हमारा कूलर, हमारा बल्ब, अधिकतर सभी हम किस पर मतलब किससे कनेक्ट करते हैं, एसी से। लेकिन अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है तो हमें क्या चाहिए, डीसी। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। यानी कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो बैटरी को डीसी चाहिए। अब देखिए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रेक्टिफायर है वास्तव में इसमें अंदर क्या होता है। तो ये जो रेक्टिफायर है इसमें वास्तव में अंदर क्या होता है, डायोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अंदर क्या होता है, डायोड। रेक्टिफायर है, एसी को डीसी में बदलता है और रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, डायोड। यानी कि वास्तव में जो हम एसी जिस पर अप्लाई करते हैं वो आपका क्या है, डायोड। और डायोड एसी को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि डायोड में अंदर ऐसा क्या है कि एसी को ये किस में बदलता है, डीसी में। तो हमने सुबह शाम कई बार कहा है कि एक्चुअल में अगर ये डायोड है तो इस डायोड में एक सिलिकॉन का पीस होता है। ये आपका क्या है, सिलिकॉन का पीस। मतलब एक्चुअल में हमने एसी किस पर अप्लाई की है, सिलिकॉन के पीस पर। और ये सिलिकॉन का पीस एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में बदल रहा है। रेक्टिफायर, उसके अंदर डायोड और डायोड के अंदर क्या है, सिलिकॉन का पीस। अच्छा, ये पीस जर्मेनियम का भी हो सकता है। अब ये सिलिकॉन क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, पत्थर, लकड़ियां, ये हमें भगवान से मिली है। ऐसे ही भगवान से हमें एक मेटेरियल मिला है जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन। अब देखो, अब हम करते क्या है, ये हमारा जो सिलिकॉन का पीस है, ये हमारा सिलिकॉन का पीस है। इसके इस भाग को हम बनाते हैं पी और इस भाग को क्या बनाते हैं, एन। तो यहां पर हम इंप्योरिटी मिलाते हैं ट्राइवेलेंट और यहां पर इंप्योरिटी हम क्या मिलाते हैं, पेंट्रावेलेंट। पी बनाने के लिए ट्राइवेलेंट, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनमें से किसी एक को मिलाएंगे। अगर एन बनाना है तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस। अब देखो, ये हम एसी अप्लाई करेंगे और एसी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी में। सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमारे पास एसी है। हमारे घर में क्या आती है, एसी। अल्टरनेटर क्या जनरेट करता है, एसी। मतलब हमारे पास है एसी, हमें चाहिए क्या, डीसी। क्यों चाहिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। काई का रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में क्या होता है, डायोड। काई का डायोड, डायोड में तो सिलिकॉन का पीस है। काई का सिलिकॉन का पीस, सिलिकॉन के पीस को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सिलिकॉन के ये वाले भाग में ट्राइवेलेंट और इस वाले भाग में पेंट्रावेलेंट। मतलब ट्राइवेलेंट क्या है, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और अगर हम पेंट्रावेलेंट की बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस और नाइट्रोजन। मैं कहना ये चाहता हूं, ये दीवार बनानी है, इसके अंदर पत्थर भी है और चूना भी है। ऐसे ही पी बनाना है तो इसके अंदर सिलिकॉन भी है और ट्राइवेलेंट भी है। एन बनाना है, इसके अंदर भी सिलिकॉन भी है और पेंट्रावेलेंट भी। तो ये रेक्टिफायर की बात हमें समझ में आ गई। यस, तो अगर मेरी कंपनी को रेक्टिफायर बनाना है तो मेरी कंपनी को उस कंपनी से संपर्क करना होगा जो क्या बनाती है, डायोड। नहीं, मैं तो डायोड भी खुद ही बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या मतलब कच्चा माल क्या लेकर आना पड़ेगा, सिलिकॉन। और क्या लेकर आना पड़ेगा, ट्राइवेलेंट और पेंट्रावेलेंट। ये मुझे खरीदारी करनी होगी, सिलिकॉन और ट्राइवेलेंट की, सिलिकॉन और पेंट्रावेलेंट की। तो मुझे क्या मतलब मेरा क्या प्रिपेयर हो जाएगा, रेक्टिफायर। अब हमें पता है कि हमारा रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अभी जो जिसकी हम बात करेंगे, एक तो है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर। हम आपका जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर।
वास्तव में फुल वेव रेक्टिफायर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका सेंटर टेप और दूसरा आपका क्या होता है? ब्रिज। सेंटर टेप और दूसरा हमारा कौन सा है? ब्रिज। यस। चलिए, तो एक्चुअल में हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें केवल एक ही डायोड होता है। फुल वेव रेक्टिफायर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक सेंटर टेप और दूसरा ब्रिज। सेंटर टेप में कितने डायोड होते हैं? 2, और ब्रिज में कितने होते हैं? 4। मतलब अगर हम फील करें तो हमें एक बात साफ समझ में आ गई, वास्तव में रेक्टिफायर कुछ नहीं है। रेक्टिफायर का मतलब केवल और केवल डायोड है। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो हमें केवल एक डायोड चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर में अगर सेंटर टेप बनाना है तो 2 डायोड चाहिए, और ब्रिज के लिए कितने चाहिए? 4। रेक्टिफायर का मतलब क्या है? डायोड। और डायोड का क्या मतलब है? सिलिकॉन का पीस। और सिलिकॉन के पीस को एक तरफ क्या बनाना है? पी, और एक तरफ क्या बनाना है? एन। तो ये हमारा रेक्टिफायर है हाफ वेव, और दूसरा कौन सा है? फुल वेव। यस। चलिए, तो अब हमारा टारगेट हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब जैसे हमने कहा कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होगा, तो ये हमारा एक डायोड है, ये पी लेयर है, और ये हमारी कौन सी लेयर है? एन। अब इस डायोड का सबसे पहली बात है इनपुट, कि इस डायोड का इनपुट क्या होगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डायोड का जो इनपुट होगा वो हम क्या मानते हैं? आपको पता है भाई डायोड का इनपुट क्या है? एसी। क्योंकि हमें एसी को तो किस में बदलना है? डीसी में। तो ये हमारे पास में क्या हो गई? एसी। इधर से हम इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? एसी। और हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है? डीसी। अच्छा, डीसी चाहिए किसको? डीसी हमें चाहिए। हमें का मतलब हमारे लोड को चाहिए। ये हमारा लोड हो गया आरएल, और इस लोड को क्या चाहिए? डीसी। अब क्या सीन है? रेक्टिफायर कौन सा? हाफ वेव, इसीलिए कितना डायोड? एक डायोड। इनपुट में आपका क्या है? एसी। आउटपुट में हमें क्या मिलेगी? डीसी। अब देखो, आपको पता है इधर से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एसी। तो ये हमारी एसी है, ये हमारी क्या हो गई? एसी। अब एसी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की। तो पॉजिटिव साइकिल में यहां पर क्या होगा? प्लस, और यहां पर क्या होगा? माइनस। अब देखो, पी को किससे कनेक्ट कर दिया हमने? प्लस से। भाई डायोड की पी लेयर है, और पी लेयर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? प्लस से। तो डायोड में हमने आपको बताया था, जब डायोड का लेक्चर हमने आपको बताया था कि भाई पी को अगर हम प्लस से कनेक्ट कर दें तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और एकदम बढ़िया कार्य करता है और लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। मतलब पी को कनेक्ट किया प्लस से, तो सीन क्या होगा? सीन ये होगा कि एकदम बढ़िया हमारा डायोड कार्य करेगा। डायोड कार्य करने का मतलब एकदम बढ़िया क्या फील होगी? करंट फील होगी। और ये हमारा क्या हो गया? लोड। लोड को एकदम बढ़िया करंट हमारी मिलेगी। अब देखो, ये पॉजिटिव साइकिल है, तो हमें आउटपुट में एकदम बढ़िया क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं, पी को प्लस से, जैसे ही डायोड की पी लेयर को प्लस से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और एकदम बढ़िया कार्य करता है। डायोड क्या करता है? कार्य। और डायोड कार्य करने का मतलब है अपने में से करंट फ्लो होने देता है। अब देखो, पॉजिटिव साइकिल के बाद में क्या आता है? नेगेटिव साइकिल। और नेगेटिव साइकिल में यहां पर क्या होगा? माइनस, और यहां पर क्या होगा? प्लस। पी को प्लस से नहीं माइनस से कनेक्ट किया है। अगर डायोड की पी लेयर को माइनस से कनेक्ट करते हैं तो हमारा डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस। और पी एन डायोड रिवर्स बायस में कार्य नहीं करता। कार्य नहीं करने का मतलब इतना सा है कि आउटपुट में जो करंट मिलती है उसका मान क्या हो जाता है? 0। अब इनपुट में 2 साइकिल थी, लेकिन आउटपुट में केवल क्या है? 1 साइकिल। इसलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। डन और नॉट डन? भाई इनपुट में तो 2 साइकिल थे और आउटपुट में केवल क्या है? 1। अब देखो, इनपुट ये होगा 0, ये 180 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री, यानी कि ये पाई है और ये आपका क्या है? 2 पाई। यानी इनपुट जो हमने अप्लाई किया है वो तो अप्लाई किया 2 पाई तक, लेकिन आउटपुट केवल हमें कितना मिला है? पाई तक, यानी कि 180 डिग्री। डन और नॉट डन? इसलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। यस। चलिए, तो ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका इनपुट क्या है? एसी है। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट एसी है, तो हम एसी इनपुट की ही अब पहले बात कर लेते हैं। तो देखो,
ये हमारा एसी इनपुट है, ये हमारा क्या है, एसी इनपुट। ये फोटो हमने कई बार देखी है, 0 180 डिग्री और ये हमारा 360 डिग्री। ये डायग्राम को हम पहले समझा रहे हैं, तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम कहना क्या चाहता है। ये एसी है। अब ये एसी का क्या मतलब है, देखो इसको एक वर्ड में अगर मैं कहूं तो मैं कई बार कह चुका हूं कि मान लो हम जमीन पर हैं, मान लेते हैं हम कहां पर हैं, जमीन पर, और हमें एक पहाड़ पर चढ़ना है। तो ये हम किस पर चढ़ रहे हैं, एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे हम, और मान लो यहां हम पहाड़ की चोटी पर आ गए, फिर वापस हम पहाड़ से कहां पर आ रहे हैं, नीचे, यानी कि वापस जमीन पर आ गए। तो ये जो हर प्रत्येक पॉइंट है, ये जो प्रत्येक पॉइंट है, इस पर हमारी जमीन से ऊंचाई अलग अलग थी। अच्छा, वापस हम जमीन पर आ गए तो हमारी यहां पर ऊंचाई कितनी होगी, 0। अच्छा, अब मान लो पानी में जा रहे हैं, कोई मान लो समुद्र में हम जा रहे हैं, तो ये देखो प्रत्येक पॉइंट पर हमारी ये वाला सीन है, यानी कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर एक पॉइंट पर हमारी जमीन से गहराई अलग अलग है। ऐसे ही वोल्टेज का मान यहां पर 0 है, धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, यहां पर वोल्टेज का मान मैक्सिमम है, इसके बाद में यहां वोल्टेज का मान 0 हो गया, उसके बाद में हम यहां पर आपका वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम है और यहां पर आपका वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम है। अब हम कहना क्या चाहते हैं, वो वोल्टेज जिसका मान बार बार बदलता है उस वोल्टेज को ही हम एसी वोल्टेज कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, तो अगर मैं बात करूं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर वोल्टेज का मान कितना है, 0 वोल्ट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, यानी कि यहां पर मेरी जमीन से ऊंचाई मैक्सिमम है, तो यहां पर वोल्टेज भी क्या है, मैक्सिमम। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री पर हमारा वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। डन है। अगर मैं बात करता हूं 180 डिग्री, तो वापस हम जमीन पर आ गए, यानी 180 डिग्री पर हम देखो फील करें। अगर आपको फीलिंग नहीं है, कितने ही वीडियो देख लो, कितनी किताब पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। 180 डिग्री पर वोल्टेज का मान क्या है, 0 वोल्ट है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की बात करूं, यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री पर हमारा वोल्टेज क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम, और 360 डिग्री पर हमारा वोल्टेज वापस क्या होगा, 0 वोल्ट। मैं कहना क्या चाहता हूं, इस फोटो को देखकर मैंने यहां वोल्टेज लिख दिया। अब मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, एक सूत्र चाहिए, जिससे मैं किसी भी क्षण वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकूं। तो देखो, V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब इंस्टेंटेनियस। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक। ये क्या होता है, किसी भी क्षण वोल्टेज का मान बराबर होता है, ये फॉर्मूला है V मैक्सिमम और साइन थीटा, या फिर V मैक्सिमम और क्या है, साइन ओमेगा टी। अब हम कहना क्या चाहते हैं, किसी भी क्षण वोल्टेज का मान बराबर, ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे, V मैक्सिमम और साइन थीटा। सबसे पहले हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री पर वोल्टेज का मान मैक्सिमम है। तो क्या हमारा सूत्र भी यही बात कह रहा है, क्या हमारा फॉर्मूला भी यही बात कह रहा है? तो चलो चेक कर लेते हैं। चलिए, थीटा का मान हम यहां पर 90 डिग्री रखते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज और साइन थीटा का मान क्या है, 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। हम खुद भी जानते थे इस बात को कि 90 डिग्री पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। हमारा फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि 90 डिग्री पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। तो ये जो फॉर्मूला, ये जो सूत्र हमें दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम कहीं पर भी वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूं, एसी वोल्टेज हमारा कॉपर का वायर है, हमारी कोई वाइंडिंग है, हमारी कोई कोयल है, उसमें बार बार करंट चेंज हो रही है, कभी 0 एम्पियर, कभी 1, कभी 2, कभी 10, कभी 9, तो बार बार करंट बदल रही है। तो ये जो बार बार जो करंट बदलती है ना, उस करंट को ही हम एसी करंट कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर है, बहुत बढ़िया। इनपुट क्या है इसका, एसी, और आउटपुट क्या है, डीसी। अब हमने ये नाटक किया क्यों, एक्चुअल में हमें पता करना है एवरेज वोल्टेज। हमें पता करना है कौन सा वोल्टेज, एवरेज। तो एवरेज वोल्टेज कैसे पता करेंगे, 1/, हमने इसको इनपुट कहां तक अप्लाई किया है, 360 तक, यानी कि 2 पाई तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट आपको पता है केवल पॉजिटिव साइकिल ही मिलता है, यानी आउटपुट हमें केवल कहां तक मिला है, पाई तक। तो 0 से पाई तक। डन और नॉट डन, एवरेज वोल्टेज हम निकाल रहे हैं। अब देखो, यहां पर हम कौन सा वोल्टेज रखेंगे, किसी भी क्षण जो वोल्टेज का फॉर्मूला है वो यहां लिख देंगे, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यहां लिख दिया हमने V मैक्सिमम, और साइन
ये वाला फॉर्मूला कहां ले रहे हैं हम, ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। डन और नो डन। तो हमारा जो एवरेज वोल्टेज है, डन और नो डन, इसको अगर हम कंप्लीट सोल्व करें, इधर अगर हम इसे पूरा कंप्लीट सोल्व करें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका वी मैक्सिमम। अगर हम इसको सबको सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम अपॉन क्या आएगा, पाई। अब आपके दिमाग में आया कि ये वी मैक्सिमम अपॉन पाई आया कैसे, तो अभी हम इसको समझाते हैं। चलिए, तो हमने एवरेज वोल्टेज निकाला है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये 2 पाई क्या है, 2 पाई तक हमने इनपुट अप्लाई किया था, पाई क्या है, यहां तक हमें क्या मिला था, आउटपुट। ये क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, किसी भी क्षण वोल्टेज का मान। अब देखो ये वी मैक्सिमम है, इसको हमने कहां ले लिया है, बाहर, तो वी मैक्सिमम अपॉन 2 पाई, और 0 से पाई तक यहां क्या बच गया, साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। अब देखो वी मैक्सिमम अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। ये जो साइन ओमेगा टी है इसका जो इंटीग्रेशन है ये होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और 0 से कहां तक, पाई तक। माइनस कहां चला गया, बाहर। अब यहां बच गया कोस ओमेगा टी, तो आपका हो गया माइनस वी मैक्सिमम अपॉन 2 पाई। कोस के स्थान पर तो कोस है, देखो यहां पर भी कोस और यहां पर भी कोस। एक बार तो हमने अपर लिमिट लिखी है पाई, और एक बार हमने लोअर लिमिट लिखी है 0, यानी मैक्सिमम हमारा पाई तक था और शुरुआत 0 से हुई थी। ये जो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस के स्थान पर माइनस, कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, यानी माइनस का 2, माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 से 2, यानी वी मैक्सिमम अपॉन पाई। हमको केवल यही ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एवरेज वोल्टेज है ये वी मैक्सिमम अपॉन क्या होता है, पाई। अच्छा, अगर ये एग्जाम में ना आए तो ये जो 1 अपॉन पाई इसको सोल्व करेंगे तो 0.3184 आएगा, और वी मैक्सिमम के स्थान पर वी मैक्सिमम। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो आपको एवरेज वोल्टेज बताना है। तो अगर यहां आप मैक्सिमम का 100 मान रखोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 31.84 वोल्ट। ये हमारा एवरेज वोल्टेज है, और हमें याद क्या रखना है एग्जाम के हिसाब से, वी मैक्सिमम अपॉन पाई। और इससे भी अगर आगे चले तो 1 अपॉन पाई क्या होता है, 0.3184। डन और नोट डन। ये हमने सोल्व किया अभी, ये देखो 1 डिवाइड बाई 3.14, तो कितना आ गया, 0.318471। तो ये आपका आ गया एवरेज वोल्टेज। अब एवरेज वोल्टेज की तरह ही हम एवरेज करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, करंट भी इनपुट 2 पाई तक, आउटपुट कहां तक मिलेगा हमें, पाई तक। इंस्टेंटेनियस करंट लिखनी है, मतलब आई मैक्सिमम और आपका साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, यहां मैक्सिमम वोल्टेज है तो यहां मैक्सिमम क्या हो जाएगी, करंट, अपॉन में क्या होगा, पाई। अब देखो इसको भी सोल्व करेंगे तो 0.3184 और क्या हो गया, आई मैक्सिमम। ये हमारी एवरेज करंट होगी। डन और नो डन। अब हम किसकी बात करेंगे, आरएमएस, IRMS। आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन और एस का मतलब स्क्वायर, यानी आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। अब देखो करंट की बात चल रही है तो यहां मैक्सिमम करंट आएगी। डन और नो डन। अगर वोल्टेज की बात चल रही है तो यहां क्या आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज, अपॉन में क्या आएगा, जब आरएमएस वोल्टेज आता है तो हमारे दिमाग में अपॉन में आता है √2, जो फुल वेव का डेटा है। यहां हम हाफ वेव की बात कर रहे हैं तो अपॉन में क्या आएगा, 2, अपॉन में क्या आएगा, 2। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 और आई मैक्सिमम, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0.5 और वी मैक्सिमम। यही हमें याद रखना है, लेकिन हमारे दिमाग में ये आया कहां से, तो अभी बताते हैं। चलिए, तो अब हमारा टारगेट वास्तव में आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। तो देखो सबसे पहले हम, आर का मतलब है रूट, एम का मतलब मीन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब क्या है, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मीन या एवरेज। तो अभी हमने आपको बताया कि हमने इनपुट कहां तक अप्लाई किया था, 2 पाई तक, आउटपुट हमें कहां तक मिला था, पाई तक। यहां हमने कौन सा वोल्टेज लिखा था, इंस्टेंटेनियस,
वी मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो गया, मीन या एवरेज है। अब मीन के बाद में क्या है, एस। एस का मतलब क्या है, स्क्वायर। मीन का मतलब आपका क्या हो गया, स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, वी मैक्सिमम का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। डन और नो डन। उसके बाद में क्या लिखा है, आर। आर का मतलब क्या हो गया, रूट। आर का मतलब रूट। डन और नो डन। और जब हम इस सब को सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। डन और नो डन। अब कुछ विद्वानों को लगेगा तुमने तो ऐसे उड़ा दिया, देखते हैं वास्तव में कैसे। वी आर एम एस इक्वल टू, इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है जो मैथमेटिक्स है वो जान सकते हैं इसे, 1/2 पाई। यहां तो डन है, और 0 से कहां तक, पाई तक। अब ऑब्वियस सी बात है, वी मैक्सिमम के स्क्वायर तो कहां जाएगा, बाहर। वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका परफेक्ट आंसर क्या आएगा, वी मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही आरएमएस करंट आपकी IRMS, अगर हम इसे भी सोल्व करेंगे तो ये भी, जैसे आपका यहाँ करंट है तो यहाँ करंट का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मान अपॉन क्या हो जाएगा, 2। सबसे बड़ा डाउट भाई √2 है ना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहे कि भाई आप आरएमएस वोल्टेज बताओ, तो हम डायरेक्ट आरएमएस वोल्टेज के लिए क्या करते हैं, अपॉन में √2। अगर हमसे कहें भाई फुल वेव का बताओ तब भी √2, लेकिन एग्जाम में मेंशन हो कि फुल मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो अपॉन में क्या आएगा, 2। क्या कहा मैंने, एग्जाम में कुछ नहीं दे रखा तब भी √2, एग्जाम में फुल वेव दे रखा है तब भी √2, लेकिन एग्जाम में अगर स्पेशली मेंशन हो कि हाफ वेव है तो अपॉन में क्या आएगा, 2। यस। चलिए, तो अभी तक हमारे पास 3 वोल्टेज आए हैं। एक तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने मैक्सिमम वोल्टेज की बात की है। दूसरा हमारा कौन सा है, आरएमएस वोल्टेज, यानी हमने आरएमएस वोल्टेज की बात की है। और तीसरा हमारा कौन सा है, एवरेज वोल्टेज, यानी कि 3 वोल्टेज की हमने बात की है। डन और नो डन। एक तो मैक्सिमम, एक आरएमएस और एक कौन सा है, एवरेज। अब देखो, अगर हम बात करें ये मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, जैसे हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हैं तो जमीन से इस पॉइंट पर हमारी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो ये वाला वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो आरएमएस वोल्टेज है ये क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन 2। बात हाफ वेव रेक्टिफायर की चल रही है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एवरेज वोल्टेज की, तो एवरेज वोल्टेज क्या है आपका, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में क्या है, पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आरएमएस वोल्टेज, ये तो होता है आपका पीक फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम पीक फैक्टर। और आरएमएस अपॉन एवरेज है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं फॉरम फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या हो गया, फॉरम फैक्टर। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है कि भाई पीक फैक्टर है वो किस किस का रेशियो होता है। तो वास्तव में जो पीक फैक्टर है ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज और कौन सा वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, इन दोनों का अनुपात होता है। डन और नॉट डन। अगर हम बात करें फॉरम फैक्टर, तो वास्तव में फॉरम फैक्टर क्या है, ये आपका फॉरम फैक्टर आरएमएस और एवरेज, ये आपका आरएमएस वोल्टेज और दूसरा कौन सा है, एवरेज वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो है। डन और नॉट डन। अब देखो, अगर हम बात करें पीक फैक्टर की, तो मैक्सिमम वोल्टेज तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज ये डिवाइड करेंगे हम किससे, आरएमएस से। तो हमारा आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम अपॉन में क्या हो गया, 2। डन और नॉट डन। तो ये क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम, 2 कहां चला गया ऊपर, अपॉन में क्या हो गया, वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम कैंसिल, हमारा जो पीक फैक्टर है, हमारा जो पीक फैक्टर है उसका मान कितना आ गया, 2। डन और नॉट डन। अगर हम बात करें फॉरम फैक्टर की, तो हमारा फॉरम फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो फॉरम फैक्टर बराबर, किसी से ही पूछ लो, फॉरम फैक्टर 1.11, फॉरम फैक्टर 1.11, थोड़ा देख तो ले। अरे भाई आरएमएस वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, अपॉन में क्या है, 2। इसको डिवाइड करना है किससे, एवरेज वोल्टेज से। एवरेज वोल्टेज क्या होता है, वी मैक्सिमम अपॉन क्या होता है, पाई।
देखो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन क्या है 2, पाई कहां चला गया ऊपर, अपॉन क्या हो गया वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम कैंसिल, तो क्या हो गया पाई बाई 2। डन और नो डन। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1.57। अब लो फॉर्म फैक्टर है 1.11 ना, एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ और पूछता है फॉर्म फैक्टर, आंसर 1.11 आएगा। एग्जाम में लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर, तब भी आंसर 1.11 आएगा, लेकिन अगर हाफ वेव है तो आंसर क्या आएगा 1.57। क्या झोल है? अरे भाई 3 वोल्टेज है, मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज। सबसे ज्यादा मैक्सिमम, उससे कम आरएमएस और उससे कम एवरेज। मैक्सिमम और आरएमएस इसका रेशियो होता है पीक फैक्टर, और आरएमएस और एवरेज इसका रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर। डायरेक्ट ये एग्जाम में आ सकता है कि पीक फैक्टर किस किस का रेशियो है और फॉर्म फैक्टर किस किस का रेशियो है। डन। इसको सोल्व किया, डायरेक्ट मैथमेटिकल वैल्यू, पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी है 2 और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1.57। डन और नो डन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, तो हमें ये बात पता है कि जो इफिशियंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो 40 पॉइंट क्या होती है 56, या हम इसे अराउंड कितना मान लेते हैं 40.60%। इतनी इफिशियंसी होती है काई की हाफ वेव रेक्टिफायर की। कहां से आया? तो देखो आपको पता है इफिशियंसी क्या होती है आउटपुट पावर अपॉन क्या होता है इनपुट पावर, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आपको पता है आउटपुट के रूप में, लोड के रूप में या रेजिस्टेंस है, आउटपुट पावर क्या हो जाएगी हमारी आई स्क्वायर आर, और इनपुट पावर भी क्या हो जाएगी आई स्क्वायर आर, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से। आप सोचोगे अच्छा देखो भाई, अरे भाई आउटपुट में डीसी है, डीसी का मतलब एवरेज करंट, इनपुट में क्या है एसी है, एसी का मतलब कौन सी करंट है आरएमएस करंट। ये रेजिस्टेंस है, ये तो लोड रेजिस्टेंस है, और इसमें कई रेजिस्टेंसों का झोल है, लेकिन लगभग हमने इनको क्या कर बराबर मान के क्या कर दिया है कैंसिल। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये हमारी डीसी मतलब एवरेज करंट, इसको डिवाइड करना है किससे एसी मतलब आरएमएस करंट से, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से। अब देखो बराबर कौन सी करंट है ये एवरेज करंट। अब आपको पता है एवरेज करंट क्या होती है मैक्सिमम करंट अपॉन में क्या है पाई। अब आपको पता है इसका स्क्वायर, तो मैक्सिमम का भी स्क्वायर और पाई का भी स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे आरएमएस से। आरएमएस क्या होता है आई मैक्सिमम अपॉन क्या है 2, लेकिन इसका स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा 4 इंटू आपका क्या हो गया 100। डन और नो डन। अब देखो ये हो गया आई मैक्सिमम का क्या है ये स्क्वायर, अपॉन में क्या है पाई स्क्वायर, 4 कहां चला गया ऊपर, अपॉन क्या हो गया आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 100, इससे क्या हो गया कैंसिल। तो क्या आया ये हो गया आपका 400 अपॉन में, अब देखो 400 अपॉन में क्या होगा पाई स्क्वायर यानी 3.14, और इसका क्या है स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो ये कैंसिल रखा हुआ है 400 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 3.14, तो ये आ रहा है 40.5695, ये आ रहा है 40.56 और 95। लेकिन एग्जाम में जितने भी एग्जामों में आता है इफिशियंसी 40.56 या फिर इसको डायरेक्ट 6 मान लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी बताओ तो 40.60, सही क्या आता है 40.56, और आप इसे डिवाइड करके देखें। डन और नोट डन। तो ये हमारी क्या हो गई इफिशियंसी। चलिए, तो अगला हमारा टारगेट है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो वास्तव में पीक इनवर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या, और हाफ वेव में हम समझाएंगे, फुल वेव और सेंटर टेप और ब्रिज में नहीं समझाएंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है मैक्सिमम वोल्टेज बराबर है, कैसे हम आपको बता रहे हैं। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है और ये हमारा नेगेटिव साइकिल है। तो यहां वर्ड क्या लिखा है वोल्टेज, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है वोल्टेज, इसमें हमें कोई डाउट नहीं क्योंकि ये वोल्टेज है। उसके बाद में क्या लिखा है पीक। अब यहां पर 2 पीक है, एक तो पॉजिटिव पीक है और एक क्या है नेगेटिव पीक है। 2 पीक है, एक पॉजिटिव पीक और दूसरा नेगेटिव पीक। लिखा हुआ है इनवर्स, इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं उल्टा।
तो एक्चुअल में ये जो पीक इनवर्स भाई वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। पीक का मतलब मैक्सिमम, दो मैक्सिमम वोल्टेज है, पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम। ये बात कर रहा है इनवर्स की। इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का मतलब ये है कि ये वाला जो वोल्टेज है नेगेटिव में, इस वाले वोल्टेज की बात ये कर रहा है। अब देखो, ये हमारा डायोड है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, डायोड, और ये हमने मान लिया कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL। अब देखो, यहां पर हमारे नेगेटिव वोल्टेज का मान 0 है, यहां पर हमारे नेगेटिव वोल्टेज का मान क्या है, 0। धीरे धीरे नेगेटिव वोल्टेज का मान बढ़ता है, और यहां पर नेगेटिव वोल्टेज का मान क्या है, मैक्सिमम। यहां पर नेगेटिव वोल्टेज का मान मैक्सिमम है। यहां पर डायोड है, यहां पर आपका डायोड लगा हुआ है, लेकिन डायोड कार्य नहीं कर रहा। मतलब यहां पर वोल्टेज का मान 0 था, धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ा और बढ़कर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है, कब, रिवर्स बायस में। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है रिवर्स बायस में जिससे डायोड सहन कर रहा है, बियर कर रहा है, लेकिन डायोड कार्य नहीं कर रहा है। उसके बाद में वापस वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, 0। तो एक्चुअल में पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है, कब, रिवर्स बायस में, लेकिन हमारा डायोड कार्य नहीं कर रहा। अगर मान लो इस वोल्टेज का मान एक लिमिट से ज्यादा है, तो ये हमारा डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हमें पहले से ही ये पता होना चाहिए कि हमारा डायोड रिवर्स बायस में मैक्सिमम कितने वोल्टेज को सहन कर सकता है। क्या कहा हमने, वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज था। पीक का मतलब दो पीक थे, इनवर्स का मतलब ये वाला। तो ये हमारा वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिससे डायोड हमारा रिवर्स बायस में सहन करता है, लेकिन कार्य नहीं करता। और पीक इनवर्स वोल्टेज का मान किसके बराबर होता है, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। डन और नो डन, यस। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रिप्पल फैक्टर की, कि भाई रिप्पल फैक्टर क्या है। तो रिप्पल फैक्टर से पहले वास्तव में हम बात करेंगे पहले रिप्पल की, कि ये रिप्पल क्या होता है। तो देखो, ये हमारा डायोड है, या यूं समझो ये हमारा रेक्टिफायर है। इसका जो इनपुट है वो क्या था, AC, और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, DC। भाई ये हमारा डायोड है, या यूं कहें ये हमारा डायोड रेक्टिफायर में है। इसका इनपुट क्या होता है, AC, और आउटपुट में हम क्या चाहते हैं, DC। लेकिन आउटपुट में DC के साथ साथ कुछ अनवांटेड क्या आ जाती है, AC। तो आउटपुट में ये जो अनवांटेड AC है, ये अनवांटेड AC ही क्या कहलाती है, रिप्पल कहलाती है। रेक्टिफायर में, डायोड में आउटपुट में DC ही होनी चाहिए, लेकिन DC के साथ साथ कुछ अनवांटेड क्या है, AC। ये AC ही रिप्पल कहलाता है। हमारा आइडियल, अगर हमारा आइडियल डायोड है, या फिर अगर हमारा आइडियल रेक्टिफायर है, तो इनके आउटपुट में AC का मान क्या होगा, 0 होगा। अरे भाई आइडियल डायोड है या आइडियल रेक्टिफायर है, तो आउटपुट में AC का मान क्या होगा, 0। आउटपुट में AC होगी ही नहीं। इसलिए आइडियल डायोड या आइडियल रेक्टिफायर में रिप्पल का मान, या यूं कहें रिप्पल फैक्टर का मान, रिप्पल का मान या रिप्पल फैक्टर का मान, दोनों का मान ही क्या होता है, 0 होता है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हमारा तो प्रैक्टिकल है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकली रिप्पल या रिप्पल फैक्टर का मान 0 नहीं, कम होना चाहिए। क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, क्या होना चाहिए, कम या 0 के पास होना चाहिए। तो ये तो बात हुई रिप्पल की, कि आउटपुट में अनवांटेड AC क्या कहलाती है, रिप्पल। अब ये रिप्पल फैक्टर क्या होता है, तो अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो जो रिप्पल फैक्टर है, इस रिप्पल फैक्टर का मान हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 होता है। लेकिन ये आया कहां से, तो देखो एक्चुअल में जो रिप्पल फैक्टर है, वास्तव में जो रिप्पल फैक्टर है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट, और यहां पर भी क्या है, आउटपुट। अब आप सोचोगे कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, आउटपुट में DC जो कि काम की है, अपॉन आउटपुट में अनवांटेड AC जो काम की नहीं है। अब देखो, अब हमें यहां थोड़ा सा गड़बड़ करनी होगी। अब आपको यह समझना होगा, यहां पर हमारी AC थी, मतलब RMS, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो AC बेफालतू की, और एक काम की DC। लेकिन क्या है, एक्चुअल में ये स्क्वायर वाला एडिशन होता है, क्योंकि इसके कई कंपोनेंट हो जाते हैं। तो ये जो हमारी AC थी RMS, उसके दो कंपोनेंट है, एक तो AC और दूसरा DC।
ये एसी वो अनवांटेड है जो हम चाहते नहीं है। तो देखो बराबर के स्थान पर बराबर, आउटपुट में एसी चाहिए, आउटपुट में एसी जो कि अनवांटेड है, इसकी बात हम करेंगे। तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, आई आर एम एस और आई आर एम एस के स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस आई डीसी, डीसी का मतलब एवरेज, उसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट, अपॉन में क्या है डीसी, डीसी का मतलब क्या हो जाता है एवरेज। डन और नो डन। अब हम चलते हैं कहां आगे, तो हमारा जो रिपल फैक्टर है इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट आई आर एम एस, इसका स्क्वायर माइनस एवरेज करंट का स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा है एवरेज करंट। अब देखो मान लो 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम 5 को ऐसे लिख दें 5 का स्क्वायर और अंडर रूट तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे ही आई नोट है, अगर हम इसको लिख दें आई नोट का स्क्वायर और अंडर रूट तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां हमने क्या लिख दिया, आई नोट था यहाँ, तो इसका स्क्वायर और क्या लिख दिया है अंडर रूट। इससे क्या फायदा हो गया, अगर ऐसे हो इस सिचुएशन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई, तो हम इसे क्या ले सकते हैं अंडर रूट एक्स वाई, यानी होल अंडर रूट। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आई आर एम एस, इसका स्क्वायर माइनस आई एवरेज का स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा आई एवरेज का स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज इसका स्क्वायर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो रिपल फैक्टर इक्वल टू आर एम एस अपॉन एवरेज, आर एम एस अपॉन एवरेज, ये होता है फोरम फैक्टर। तो फोरम फैक्टर का स्क्वायर माइनस का 1, तो हमारा रिपल फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, फोरम फैक्टर का मान होता है 1.57, इसका स्क्वायर माइनस 1, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.21। डन और नो डन, ये हमारा रिपल फैक्टर हो गया। नहीं समझ में आया भाई, नौकरी चाहिए ना तो समझना पड़ेगा, मेरा कौन सा इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो क्या जोल कर दिया रिपल, अरे भाई आउटपुट में हमें डीसी चाहिए, लेकिन जो बेफालतू की एसी है उसे ही कहते हैं रिपल। हम कितनी रिपल चाहते हैं, 0 चाहते हैं हम, तो वो आइडियल में हो सकता है। तो आइडियल रेक्टिफायर या आइडियल डायोड के आउटपुट में एसी का मान 0 होता है, इसलिए आइडियल डायोड या रेक्टिफायर का रिपल या रिपल फैक्टर का मान 0 होता है। तो हम ये चाहते हैं एज इंजीनियर कि जितना हो सके उतना रिपल का मान कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर का मान 1.21 होता है, किसमें, हाफ वेव में। अब रिपल फैक्टर होता क्या है, आउटपुट, आउटपुट में एसी जो बेकाम किया और आउटपुट में डीसी जो नीचे लिखी हुई है ये काम किया, इसको कंप्लीट सोल्व किया तो 1 पॉइंट क्या आ गया 21, ये हमारा क्या है रिपल फैक्टर। अब एक फैक्टर और रह गया, वो है ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसको आप डायरेक्ट याद रखें 0.286 होता है, 0.286 ये ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर है। और ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर डन हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, सेंटर टेप की। चलिए तो अब हमारा टारगेट है सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो एकदम बढ़िया देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर, एकदम बढ़िया देखो, एकदम गोल गोल, एकदम बढ़िया टर्न। ये प्राइमरी वाइंडिंग एकदम बढ़िया देखो, एकदम बढ़िया, क्या बिल्कुल बढ़िया, ये हमारी टर्न हो गई। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कौन सी है, एकदम बढ़िया देखो, गोल 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 एकदम बढ़िया। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग एकदम बढ़िया। अब हमने बताया था कि भाई सेंटर टेप में कितने डायोड होते हैं, 2। तो ये हमारा P और ये N, ये हमारी 2 डायोड हो गए। और अगर हम यहां पर बात करें तो ये एक डायोड हमने यहां लगा दिया P और ये N, इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अच्छा ये लिखा हुआ है सेंटर टेप, तो यहां हमने सेंटर में टेपिंग करके क्या लगा दिया है लोड, ये हमारा क्या हो गया लोड। अब देखिए ये हमारा इस तरह से, ये हमारी एसी हो गई। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में यहां प्लस और यहां माइनस। अगर यहां प्लस है तो हमारा जो डायोड D1 है एकदम बढ़िया देखो, हमारा डायोड D1 P को प्लस से हमारा डायोड D1 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, एकदम बढ़िया। हमारा डायोड D1 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। और डायोड PN डायोड फॉरवर्ड में कार्य करता है, धुआंधार क्या फ्लो रही है करंट, और हमारे लोड को एकदम बढ़िया क्या फ्लो रही है करंट। करंट की डायरेक्शन, करंट तो इस तरह से फिल होगी, यानी करंट आपकी इस तरह से आ गई। अब यहां पर आ गई, अब यहां पर आ गई, यहां से आगे चलते हैं। P को प्लस से नहीं माइनस से, P को प्लस से नहीं माइनस से, हमारा डायोड D2 क्या हो गया रिवर्स बायस। जी कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करने का क्या मतलब है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा।
तो जब और आपका पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड D1 कार्य कर रहा है, मतलब सेंटर टेप में एक टाइम पर एक ही डायोड कार्य करता है। चलिए जी, पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव साइकिल, अगर नेगेटिव है तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। अब देखो अब क्या सीन है। अच्छा, तो ये जैसे ये वाला देखो करंट की डायरेक्शन ये है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल। अब देखो, अब देखिए अब सीन क्या है। अगर हम यहां पर देखें तो P को प्लस, ये P है इसको किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस से, तो करंट किस तरह फील होगी, इस तरह से। अच्छा, ये हमारा क्या है, लोड है, ये हमारा लोड है RL। अच्छा, अब देखिए P को प्लस से नहीं माइनस से, तो हमारा डायोड D1 कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अब देखो करंट, दोनों ही सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन लोड में क्या है, सेम, तो यानी कि यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन में भी करंट इस तरफ से और इस सिचुएशन में भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसलिए हमें आउटपुट में कितने साइकिल मिले, 2 साइकिल। डन और नो डन, तो इसलिए हम सेंटर टेप को क्या बोलते हैं, फुल वेव, क्योंकि आउटपुट हमें कितने साइकिल मिले, 2। इनपुट में भी कितने साइकिल हैं, 2। डन और नो डन, इसी को बोलते हैं हम पल्सेटिंग डीसी। एग्जाम में आ जाए रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, अगर डीसी के स्थान पर पल्सेटिंग डीसी हो वो ज्यादा बेस्ट है। तो यही हमारी क्या है, पल्सेटिंग डीसी। अब देखो, सबसे पहले हमने पता किया था एवरेज वोल्टेज हाफ वेव में। अब यहां पर अगर हम बात करें एवरेज वोल्टेज की, तो V मैक्सिमम अपॉन में क्या है, पाई। ये तो V मैक्सिमम अपॉन पाई, ये तो हाफ में था, बस सेंटर टेप में इसका क्या कर देना है, दुगना, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमारी क्या थी, हाफ में, I मैक्सिमम अपॉन क्या थी, पाई, उसका हमें क्या कर देना है, डबल। डन और नो डन, यानी कि जो पहले वाली सिचुएशन थी उसका क्या कर देना है, डबल, बस एक हल्का सा परिवर्तन और फिर डन। आरएमएस वोल्टेज हमने पता किया था, आरएमएस वोल्टेज क्या था हमारा, V मैक्सिमम अपॉन 2, बस यहां पर V मैक्सिमम अपॉन हमें क्या कर देना है, √2, केवल इतनी सी बात है। और अगर हम आरएमएस करंट इसको सोल्व करने के बाद ही आ गए आरएमएस करंट, तो ये भी मैक्सिमम करंट अपॉन में क्या हो गया, √2, बस डन है मामला। अब देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर की आगे की कैलकुलेशन। चलिए, तो अब हमारे पास 3 वोल्टेज है, मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज। अब हमें पता है, अभी हमने आरएमएस वोल्टेज जो लिखा था, ये हमारा जो आरएमएस वोल्टेज है ये क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज वास्तव में होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन क्या होता है, √2। और अगर हम इसकी बात करें हमारा एवरेज वोल्टेज, तो ये क्या होता है, V मैक्सिमम अपॉन पाई, और उसका भी क्या है, डबल। डन और नो डन। अब देखिए मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, जी ये क्या होता है, ये होता है आपका पीक फैक्टर, बढ़िया बात है। तो अगर हम बात करें पीक फैक्टर की, तो आपका पीक फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज को डिवाइड करें किससे, आरएमएस वोल्टेज से। जी बहुत बढ़िया, मैक्सिमम के स्थान पर मैक्सिमम डिवाइड आरएमएस क्या है, V मैक्सिमम अपॉन √2, तो आपका √2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया अपॉन V मैक्सिमम, तो V मैक्सिमम से V मैक्सिमम कैंसिल, आपका जो पीक फैक्टर है वो कितना आ गया, पीक फैक्टर हमारा यहां पर √2 हो गया। डन और नो डन। अब देखो इसमें भाई मैक्सिमम अपॉन आरएमएस पीक फैक्टर होता है जो कि √2 है, और यहाँ पीक फैक्टर कितना है आपका, 2। चलिए, अब उसके बाद में आपको पता है आरएमएस अपॉन एवरेज ये क्या होता है, फॉरम फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉरम फैक्टर की बात करें तो आपको पता है फॉरम फैक्टर क्या होगा, आरएमएस वोल्टेज, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज वोल्टेज से। जी बहुत बढ़िया, ये जो आरएमएस वोल्टेज है ये लिखा हुआ V मैक्सिमम अपॉन क्या है, √2, बढ़िया बात है। एवरेज वोल्टेज क्या है, V मैक्सिमम अपॉन पाई, ये तो हाफ में होता है, फुल में इसका डबल है, बढ़िया है। तो V मैक्सिमम अपॉन क्या है, √2, पाई कहां चला गया, ऊपर, अपॉन क्या हो गया, V मैक्सिमम अपॉन, ये 2 भी हो गया, V मैक्सिमम से V मैक्सिमम, देखो ये जो π/2 है ना, ये हाफ में था, यानी कि 1.57, इसमें कितने का भाग देना है, √2 का, यानी 1.414। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.11। अगर एग्जाम में डायरेक्ट फॉरम फैक्टर पूछे तब भी 1.11, सेंटर टेप तब भी 1.11, अगर स्पेशली कहे कि हाफ है तब आंसर 1.57 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पीक फैक्टर, और दूसरा कौन सा हो गया, फॉरम फैक्टर। यहाँ आपका फॉरम फैक्टर 1.11 है, और यहाँ आपका फॉरम फैक्टर कितना है, 1.57। यस,
चलिए, तो जो इफिशियंसी है सेंटर टेप की, वो जो आपका हाफ वेव है उसकी बिल्कुल क्या होती है, डबल। यानी 40.6 इंटू 2 तो 81 पॉइंट क्या हो गया, 2। आपको पता ही है हमने इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट की थी, आउटपुट पावर अपॉन क्या है, इनपुट पावर। आउटपुट पावर के लिए क्या करना है, आई स्क्वायर आर, अपॉन इनपुट पावर के लिए भी आई स्क्वायर आर, इंटू क्या है 100। इस रेजिस्टेंस को लगभग बराबर मान के हमने कैंसिल कर दिया। आउटपुट में क्या है, डीसी, और इनपुट में क्या है, एसी, मतलब आरएमएस। इसको टोटल हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800 अपॉन क्या हो गया, पाई स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आएगा 81.13, लेकिन हम इसे कितना मानेंगे, लगभग 2। ये आपका हो गया इफिशियंसी। उसके बाद में हमने क्या पता किया था, रिपल फैक्टर। इसके बाद में हमने रिपल फैक्टर पता किया था। अब आपको पता ही है रिपल फैक्टर की पूरी बात, तो हमें पता ही है कि आउटपुट में डीसी के साथ साथ जो अनवांटेड एसी आती है वही रिपल है। फाइनल इसका फॉर्मूला क्या था, फोरम फैक्टर, इसका स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता है फोरम फैक्टर कितना है, 1.11, इसका स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 1। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 और 8। ये रिपल फैक्टर हो गया। देखो अगर हम इसे कैल से सोल्व करें तो 1.11 इसका स्क्वायर तो ये, माइनस 1 तो ये हो गया, और अंडर रूट आंसर तो बिल्कुल 0.4817 आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, रिपल फैक्टर। तो देखिए रिपल फैक्टर। उसके बाद में लास्ट क्या बचा, ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर। और ट्रांसफॉर्मर ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, 0.692 और परसेंटेज में 69.20%। ये आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर क्या हो गया, डन। अब हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की। तो देखो एकदम बढ़िया, ये हमने मान लिया एकदम बढ़िया, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है और इसकी ये कौन सी वाइंडिंग होगी, एकदम बढ़िया, प्राइमरी वाइंडिंग। अब आपको पता है अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो सेकेंडरी वाइंडिंग भी होगी। अच्छा एक बात पक्की है, ट्रांसफॉर्मर केवल सेंटर टेप में ही आवश्यक है, ब्रिज में और हाफ में ट्रांसफॉर्मर की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्ट नहीं है। अब देखो ये वाला सीन है, डन और नो डन। ये हमने मान लिया इस तरह से, हमारा क्या लगा हुआ है, डायोड पी और एन। इसमें ओबियस सी बात है कितने डायोड होंगे आपके, 4, ये पी और ये एन, डन है। 2 डायोड हमने यहां पर लगा दिए। अब देखो ये आपका क्या हो गया, पी और ये क्या है, एन। आमने सामने वाले डायोड सेम है, पी और ये क्या हो गया, एन, डन और नो डन। और यहां पर हमारा क्या कनेक्ट हो गया, लोड। ये हमारा आर एल, ये हमारा क्या हो गया, लोड, डन और नो डन। ये हमने मान लिया। ये हमने मान लिया डायोड D1 है, इसे मान लिया D2, इसे मान लिया D3 और इसे क्या मान लिया, D4। अब देखो ये हमारी क्या है, एसी, डन और नो डन। ये हमने मान ली एसी। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में यहाँ क्या आएगा, प्लस, और यहाँ क्या आएगा, माइनस। जी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस। चलिए बढ़िया है। अब ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट। पी को प्लस सी, बहुत बढ़िया जी। ये ए, ये हमने मान लिया बी, ये हमारा सी, और ये हमने मान लिया डी। पी को प्लस से तो हमारा डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, एकदम बढ़िया। और करंट की डायरेक्शन ये होगी, एकदम बढ़िया करंट फ्लो हो रही है। देखो अगर हम यहां बात करें, एन को माइनस से कनेक्ट करना था, हमने प्लस से किया। ये हमारा डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट, डन और नो डन। अब देखो पी को प्लस से नहीं माइनस से, तो ये हमारा डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस, यानी कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, डन और नो डन। पी को प्लस से चाहे एन को माइनस से, ये वाला डायोड फॉरवर्ड हो गया। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, यानी करंट आपकी इस तरह से फिल होगी। और ये हमने यहां पर क्या लगा दिया है, हमारा लोड आर एल, ये हमारा लोड आर एल है। अब ये प्लस है और ये माइनस, तो ये आपका डायोड D1 हो गया। तो करंट किस तरह से फिल हो रही है, इस तरह से आपकी करंट फिल हो रही है, एकदम बढ़िया। इस तरह से क्या फिल हो रही है, करंट फिल हो रही है। कितने डायोड कार्य कर रहे हैं, 2। पॉजिटिव साइकिल में 2 डायोड कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से नेगेटिव साइकिल में भी कितने कार्य करेंगे, 2। और आउटपुट में आपको कितने मिल जाएंगे, 2 पॉजिटिव साइकिल। ये क्या झोल है, 4 डायोड है ब्रिज रेक्टिफायर में। और क्या है, पी को कनेक्ट कर दिया प्लस से, फॉरवर्ड हो गया। पी को प्लस से चाहे एन को माइनस से, ये भी फॉरवर्ड हो गया। ये दोनों रिवर्स हो गए, रिवर्स हो गए तो ओपन सर्किट, और ये दोनों फॉरवर्ड, एकदम बढ़िया। फॉरवर्ड में भी 2 डायोड कार्य कर रहे हैं और रिवर्स में भी। सेंटर टेप और ब्रिज, इसमें सब कुछ समान है, बस 2-3 अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ये होता है पॉइंट आपका 812, यानी परसेंटेज में 81.20। पहला अंतर तो ये है, किसमें, ब्रिज में और सेंटर टेप में। दूसरा अंतर क्या है,
भाई ये जो है ना ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर जो आपका 0.812 है, उसमें तो 0.692 ही था। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें ब्रिज में, और अगर हम बात करें कि भाई सेंटर टेप में, दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा अंतर है पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर हम पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो यहां पर आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर है, और उसमें सेंटर टेप में आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2V मैक्सिमम था। बस केवल ये दो अंतर है, बाकी सब कुछ सेंटर टेप में और ब्रिज में क्या है, समान। अब एक एकदम बढ़िया टेबल बनाते हैं, उस टेबल से देखते हैं सबका अंतर। चलिए अब एकदम बढ़िया हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम बढ़िया काम के जो वोल्टेज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे RMS वोल्टेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, मतलब सेंटर टेप या ब्रिज, सभी में अगर हमें RMS वोल्टेज लिखना है तो हमें लिखना होगा मैक्सिमम वोल्टेज। तीनों में ही हमें मैक्सिमम वोल्टेज तो लिखना ही होगा, तीनों में मैक्सिमम वोल्टेज। अंतर क्या है, यहां पर अपॉन में 2 आएगा, यहां पर भी अपॉन में क्या आएगा 2, और यहां पर भी अपॉन में क्या आएगा 2, लेकिन यहां पर आपका क्या हो जाएगा √2। ये अंतर है। चलिए 1/2 क्या होता है 0.5, ये आपका 0.5V मैक्सिमम है। 1/√2 क्या हो जाएगा 0.707, और आपका क्या हो गया V मैक्सिमम। तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज हो गया, RMS वोल्टेज। साथ साथ RMS वोल्टेज के साथ साथ अगर हम RMS करंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम करंट तो आनी ही है, चाहे आपका सेंटर टेप हो भले ही ब्रिज हो, तीनों में मैक्सिमम करंट तो आनी ही है। अंतर क्या है, अपॉन में 2, तीनों में ही आना है, यहां पर भी अपॉन में 2 और यहां पर भी अपॉन में क्या है 2, लेकिन बस अंतर यह है कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका √2। चलिए ये हो गया हमारा RMS करंट। उसके बाद में हम बात करते हैं एवरेज वोल्टेज की। भले ही हाफ हो फुल हो सेंटर टेप और ब्रिज, तीनों में ही मैक्सिमम वोल्टेज का तो आना बिल्कुल तय है, तीनों में आपका मैक्सिमम वोल्टेज तो होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और देखो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई, सेंटर टेप ब्रिज तीनों में ही होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई। अंतर क्या है, बस अंतर ये कि यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब आपको पता है 1/पाई क्या होता है 0.318 और 4 और V मैक्सिमम, और अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 0.6370V मैक्सिमम। ये कौन सा वोल्टेज हो गया हमारा एवरेज वोल्टेज। अब आपको पता है अगर एवरेज वोल्टेज है तो साथ साथ हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, एवरेज करंट की। तो अगर हम एवरेज करंट की बात करें तो तीनों में ही हमारी मैक्सिमम करंट का तो आना तय है, तीनों में ही हमारी मैक्सिमम करंट तो होगी ही होगी। अब देखो कौन सी करंट है ये एवरेज, यानी अपॉन में क्या होगा पाई, तो ऑब्वियस सी बात है पाई तो तीनों में ही आना है। डन और नॉट डन, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो ये हमारे चारों मतलब इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब देखो उसके बाद में हमने क्या पता किया था, पीक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पता किया था पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर होता क्या है, हमने पीक फैक्टर आपको बताया था मैक्सिमम वोल्टेज और उसको डिवाइड कर देना है किससे, RMS वोल्टेज से। डन और नॉट डन, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो आपको पता है अब RMS वोल्टेज क्या है, RMS वोल्टेज 1/2, तो 2 कहां चला जाएगा आपको, डन और नॉट डन। यहाँ 2 है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा √2, बस इतना सा अंतर है किसमें, आपके पीक फैक्टर में। इसको क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। पीक के अलावा दूसरा कौन सा है आपका फोरम फैक्टर। तो हमने आपको बताया था आपका फोरम फैक्टर क्या होता है RMS और उसको डिवाइड कर दें किससे, एवरेज से। RMS को एवरेज से डिवाइड कर दें तो देखो RMS क्या है, यहाँ पर RMS है 1/2, और अगर हम बात करें एवरेज तो 1/पाई, तो पाई कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 1.57 या पाई/2। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना था 1.11 या फिर पाई अपॉन क्या था 2√2, और इसमें भी कितना आएगा 1.11। ये आपका क्या हो गया फोरम फैक्टर। फोरम फैक्टर के बाद में हमने क्या पढ़ी थी, इफिशियंसी। अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो हमने आपको बताया था इफिशियंसी यहाँ कितनी होती है 40.60% या 400/पाई²। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर कितनी थी 40.60 का डबल यानी कि 81.20%, और यहां पर भी कितनी है 81.20%, या इसको क्या कह सकते हैं हम 800/पाई²।
डन और नॉट डन। इफिशियंसी के बाद में हमने क्या पढ़ा था, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर हमने कहा आइडियल डायोड है, आइडियल रेक्टिफायर है, तो रिपल फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर कितना था 1.21 और यहाँ पर कितना था 0.48 और यहाँ पर भी कितना था 0.48। यस, अब हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज की। जो पहला अंतर है, पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो रिवर्स बायस में डायोड के टर्मिनल के मध्य होता है। तो यहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज किसके बराबर था, मैक्सिमम वोल्टेज, और यहाँ भी किसके बराबर होता है, मैक्सिमम। केवल अंतर ये है 2V मैक्सिमम। ये पहला अंतर है सेंटर टेप और ब्रिज में। ये आपका फर्स्ट अंतर है पीक इनवर्स वोल्टेज में। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब देखो यहां पर कितना होता है 0.286 परसेंटेज के लिए 28.60 परसेंटेज। आपका जो इफिशियंसी है उससे क्या है, कम। इसमें कितना है 0.692 और परसेंटेज में 69.20। इफिशियंसी से क्या है, कम। लेकिन देखो 0.812 यानी कि 81.20%, यानी कि किसके बराबर है, इफिशियंसी की। ये दोनों वैल्यू इन दोनों में अलग है। अगर हम बात करें डायोड, अब अगर हम बात करें डायोड की, तो यहां पर कितना डायोड होता है 1, यहाँ 2 और यहाँ कितने होते हैं 4। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ मस्ट है, बिल्कुल चाहिए चाहिए, यहाँ मस्ट नहीं है। यहाँ नहीं है कि भाई मस्ट बिल्कुल होना ही चाहिए, यहाँ मस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मर मस्ट है। यहाँ अति आवश्यक नहीं है, यहाँ बिल्कुल आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम इनपुट की बात करें, तो तीनों को ही हमने इनपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों को ही इनपुट के रूप में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों को ही इनपुट के रूप में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ हमें एक ही साइकिल मिलता है इसलिए हाफ वेव। यहाँ आउटपुट में कितने मिलते हैं, दोनों साइकिल। यहाँ आउटपुट में आपको क्या मिल रहे हैं, दोनों साइकिल। डन, ये हमारा रेक्टिफायर है। अब देखो ये तो बातें याद करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन बातों में, लेकिन वो एग्जाम तो इन्हीं से पास होता है, इसलिए इन गंदी बातों को देखना है। हमने आपको काफी अच्छे से नहीं बताया। चलिए डन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऊपर लिखा हुआ है कुलदीप शर्मा। और क्या अच्छी बातों पे ध्यान दें, ये ध्यान दें कि बच्चे ने क्या बढ़िया बताया, क्या बातें अच्छी बताई है। नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करें कि यार ये जल्दी पढ़ा दिया, ये बिना सोल्व किए लिखवा दिया। पॉजिटिव बातों पर फोकस करें। एक वीडियो से अगर एक क्वेश्चन भी तैयार होता है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए।